हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्यों रहने वाली है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ईएसआईसी की कर रहे हैं, या फिर आरएमएल लखनऊ की कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो एमसीक्यू की वीडियो होने वाली है आज की, इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के, जो आप ओटी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट है, या फिर ओटी असिस्टेंट है, उनके बेहद हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं आपका, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं पहले सवाल की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू ए डे केयर सर्जरी पेशेंट। सवाल समझ रहे हैं आप, सवाल क्या है। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एडमिनिस्टर्ड टू ए डे केयर सर्जरी पेशेंट हु इज ड्राइविंग फ्रॉम होम ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। हिंदी में बात करूं तो हिंदी में बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी दवा डे केयर सर्जरी के मरीज को नहीं दी जाती है जो सर्जरी की सुबह घर से गाड़ी चला रहा है। ये हिंदी की बात करें तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमसे। ऑप्शन है ए की बात करें डायजेपाम, ऑप्शन बी की बात करें रेनिटिडिन, या फिर ऑप्शन सी की बात करें मेटोक्लोप्रोमाइड, या फिर ऑप्शन डी की बात करें मेटोप्रोलोल। देखो, सवाल को समझो। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों हमसे। सवाल कह रहा है कि एक पेशेंट है, उसको वो दवा नहीं देनी है। क्यों क्यों नहीं देनी है? क्योंकि वो पेशेंट सुबह को गाड़ी चला करके आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी दवाई नहीं देंगे। तो ऑप्शन ए की मैं बात करूं, ऑप्शन ए क्या है, डायजेपाम। डायजेपाम क्या होता है, हम इनको ऑप्शंस के बारे में समझ लेते हैं। डायजेपाम क्या है। डायजेपाम है सेडेटिव ड्रग। सेडेटिव है, एंटी एंजाइटी भी है। तो सेडेटिव ड्रग है। सेडेटिव मतलब सुलाना, इस तरीके का सेडेशन क्रिएट करना, ये सेडेटिव ड्रग में आती है। और ऑप्शन बी क्या है, रेनिटिडिन। रेनिटिडिन कौन सी ड्रग्स होती है आपको पता होगा। रेनिटिडिन क्या है, एंटासिड कैटेगरी की दवाई होती है, जो गैसेस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, स्टमक इम्पटी करने के लिए दी जाती है, कई रीजंस होते हैं। और मेटोक्लोप्रोमाइड क्या है। मेटोक्लोप्रोमाइड की बात करूं दोस्तों, तो मेटोक्लोप्रोमाइड जो दवाई है वो आपकी एंटीएमेटिक्स में आती है। एंटीएमेटिक्स में आती है दवाई। उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है मेटोक्लोप्रोमाइड। यानी कि अगर इसको ब्रांड नेम से समझेंगे तो इसको पेरिनोम भी बोला जाता है। और ऑप्शन डी क्या है, मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल क्या है दोस्तों। मेटोप्रोलोल एक कार्डियक स्टेबिलिटी ड्रग है। तो कार्डियक में इसका इस्तेमाल किया जाती है। तो कार्डियक स्टेबिलिटी के हिसाब से आप इसको मेनली याद कर सकते हैं, क्योंकि हम डिटेल में दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारी अलग वीडियो और भी कई वीडियो ऐसी बनाई हुई है। हमें बारीकी से और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बताते हुए चलना है। तो हमें क्या याद करना है, मेटोप्रोलोल क्या है, कार्डियक स्टेबिलिटी ड्रग है। और रेनिटिडिन क्या है, एंटासिड कैटेगरी की दवाई है। और पेरिनोम क्या है, जो कि मेटोक्लोप्रोमाइड है, वो क्या है, हमारी एंटीएमेटिक कैटेगरी की दवाई है। तो ऑप्शन ए जो बचा है हमारा, वो है डायजेपाम। डायजेपाम क्या है, सेडेटिव है। अब किसी को देंगे, वो सुबह गाड़ी चलाएगा, नींद से आएगी, उसको सेडेटिव रहेगा, तो हम ये दवाई नहीं देंगे। क्योंकि सवाल यही पूछ रहा ना कि सर्जरी के मरीज को नहीं दी जाती है, कौन सी नहीं देंगे हम, डायजेपाम ड्रग्स नहीं देंगे। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग बाय ए फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड। मतलब क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग बाय ए फुल फोर्स इनहेलेशन, मतलब पूरी, अगर मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको, हिंदी में क्या कह रहा है, पूरी तरह से जबरन सांस लेने से फेफड़ों में निहित हवा की अधिकतम मात्रा कहलाती है। मतलब फुल फोर्स से सांस लिया है, जैसे कैसे कि मैं जैसे भी हूँ, ये फुल फोर्स से सांस लिया है, तो वो क्या कहलाएगी, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है हमारे। ऑप्शन पहला है, ए ऑप्शन है वाइटल कैपेसिटी, और ऑप्शन बी है टाइडल वॉल्यूम, और ऑप्शन सी है टोटल लंग कैपेसिटी, और ऑप्शन डी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। दोस्तों, इसकी मैंने एक थ्योरिकल वीडियो बनाई हुई है पहले से, जो कि ये जो हमारी पीएफटी के नाम से, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाई हुई, जिसमें मैंने पूरा बाई ग्राफ, बाई डायग्राम के हिसाब से समझाया हुआ है कि आईआरबी क्या होता है। आईआरबी मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, लंग कैपेसिटी क्या होती है, सारी चीजें। थ्योरिकल वीडियो है वो, बहुत ही अच्छी है। आप अगर देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, ताकि उससे इस टाइप के जो क्वेश्चन निकलेंगे तो आप बड़े आसानी से कर पाएं। अब इन ऑप्शन को हम समझ लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है आपका, आईआरबी आती है, प्लस ईआरबी आती है, प्लस टीबी आता है। आईआरबी क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ईआरबी क्या होती है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीबी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम। अब जैसे कि आईआरबी को मैं समझाऊं थोड़ा सा बारीकी से, एक एक थोड़ा थोड़ा सा समय देते हैं इनके लिए। क्या है आईआरबी, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब मैंने सांस लेता हूँ,
ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ईआरबी क्या होता है, ईआरबी होता है कि जो मैंने छोड़ा, मतलब एक्सहेल्ड किया, इनहेलेशन आईआरबी और एक्सहेल्ड ईआरबी, सिंपल है। और टीबी टाइडल वॉल्यूम, जो कि हम सांस लेते हैं और लेना और छोड़ने के बीच में जो रहता है हमारा टाइडल वॉल्यूम रहता है, तो वो कितना रहता है हमारा नॉर्मल वैल्यू उसकी 500 रहती है। क्लियर है, टाइडल वॉल्यूम को अगर आप याद करेंगे तो 500 रहती है। और अगला क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बारे में इसी में बात होगी। अब बात आती है ऑप्शन सी की, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में है, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, फुल फोर्स द्वारा, फुल फोर्स से हम सांस को ले रहे हैं। मतलब सवाल दोबारा पढ़ो, आप समझो। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग बाई ए फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड। सवाल ये कह रहा है जब फुल फोर्स से लेंगे हम तो क्या हुआ, देखो आईआरबी हमारे अंदर हो गया, ईआरबी हमारे अंदर हो गया, टीवी हमारे अंदर हो गया, और हमारे अंदर आरबी हमारे अंदर होगा। आरबी क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। जब इन चारों चीजों को हम एक साथ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब पूरी जो लंग की क्षमता है वो टोटल कैपेसिटी में आ गई हमारी। तो ऑप्शन सी सवाल के अकॉर्डिंग राइट होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन सी टोटल लंग कैपेसिटी। और ऑप्शन डी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में, आईआरबी जो होती है। सिंपल है, क्लियर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टोटल लंग कैपेसिटी। चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट पंगेंट स्मेलिंग। सवाल बड़ा आसान सा है, आपने इसको पढ़ लिया तो समझ आ जाएगी आपको। ऑप्शंस में बता देता हूँ, इससे पहले एक बार हिंदी में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को साथी हिंदी के लिए भी बोलते हैं। तो हिंदी में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे तीखी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे तीखी है, जो ऑप्शन दिए इन्होंने उनमें से उस गैस को बताओ जो सबसे ज्यादा तीखी है। तीखी मतलब टेस्ट खराब है, कोई भी उसको टॉलरेट नहीं करता आसानी से। मरीज को जब मजबूरी होती है तो टॉलरेट करता है, वरना किसी के भी ऊपर जाकर रखोगे तो टॉलरेट नहीं करता है, एक से मुंह झटक देता है। तो उस वाली गैस के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ये है सीवोफ्लोरिन, या सीवोफ्लोरिन तीखी है, या फिर ऑप्शन बी आइसोफ्लोरिन, या फिर ऑप्शन सी है बोथ आर इक्वली, दोनों सेम है, या फिर ऑप्शन डी है वेंजेन। दोस्तों बताऊं मैं, सीवोफ्लोरिन क्या है, इतनी खराब उसकी नहीं है महक, महक मतलब खुशबू इतनी खराब नहीं है उसकी। क्या है वो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आइसोफ्लोरिन। आइसोफ्लोरिन को जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जब हम पेशेंट को इंड्यूस करते हैं, तो उस समय अगर हम इनहाइलेशन एजेंट की बात करें तो इनहाइलेशन एजेंट या फिर सीवो या आइसो हम जब चलाते हैं, तो उस दौरान अगर हमने सीवो चलाया तो मरीज को दिक्कत नहीं होती, बड़ी अच्छे से वो लेता है, आराम से सांस लेता है और उसको इनहेल करता है। लेकिन जब आइसो लगाते हैं तो शुरुआत में मरीज एकदम चेहरे को झटकता है, एक बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है। तो वो कौन सी गैस की होती है, वो ज्यादातर आइसोफ्लोरिन में माना गया है कि आइसोफ्लोरिन की जो स्मेल है वो पंगेट स्मेलिंग होती है। सिंपल है, क्लियर हुआ दोस्तों। इन सवालों को ना आप अच्छे से, मैं जो ऑप्शंस बता रहा हूँ इन ऑप्शंस के बारे में अब पता है। अभी तो ये आएगी पंगेंट स्मेल के बारे में, फिर अगर ये सवाल बदल के आता कि आइसोफ्लोरिन जो होती है, आइसोफ्लोरिन का मैक कितना होता है, सीवोफ्लोरिन का मैक कितना होता है, डेस्फ्लोरिन का मैक कितना होता है। मैक मतलब मिनिमम मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन। इस तरीके से भी सवाल आते हैं। कई बार एमसी में पूछा गया है कि डेस्फ्लोरिन का मैक बताइए, अब वो 6% होता है। मैंने कई बार अपनी वीडियो जो एमसीक्यू जो बनाई है उनमें सब में ये डिस्कस किया हुआ है। तो ये सवाल जो ना रूप बदल बदल के सामने आ जाते हैं, एक ही सवाल के पहलू बदल जाते हैं, ऑप्शंस बदल जाते हैं, और क्वेश्चन जो कह रहा है वो चीज बदल जाती है, लेकिन लेना देना सब कुछ उन्हीं दो तीन चार ऑप्शन से रिलेटेड ही होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सवाल को चारों पहलू की तरफ से पढ़ना है। क्लियर, इसका ऑप्शन आप सिंपल है, समझ आ गया, आइसोफ्लोरिन इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन आर यूज टू। प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन आर यूज टू, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पूर्व संज्ञाहरण दवा का उपयोग किया जाता है। दोबारा, पूर्व संज्ञाहरण दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, दोबारा से सवाल को पढ़ लें, प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन आर यूज टू। प्री मेडिकेशन, जो हम अनेस्थेटिक प्री मेडिकेशन देते हैं उनको क्यों देते हैं, उनका उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए है रिलीव एंजाइटी, ऑप्शन ए है रिलीव एंजाइटी, और ऑप्शन बी है प्रोड्यूस एंटीएमेटिक इफेक्ट, और ऑप्शन सी है प्रोड्यूस गैस्ट्रिक इम्पटी, प्रोड्यूस गैस्ट्रिक इम्पटी, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने थोड़ी थ्योरी पढ़ी है तो आप एकदम सिंपल हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आपने समझ गए होंगे और आपने दे भी दिया होगा। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इनके बारे में समझ लेते हैं, जो बाकी के तीन ऑप्शन है क्या है। जो हम प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन देते हैं, ऑपरेशन से शुरू में जो एनेस्थेटिक मेडिसिन देते हैं, क्यों क्यों देते हैं, कौन कौन सी देते हैं और क्या काम करते हैं। जैसे कि ऑप्शन है रिलीव एंजाइटी, एंजाइटी को कम करने के लिए देते हैं, एंटी एंजाइटी कैटेगरी की ड्रग, जिसमें आपकी मिडाजोलम होगी, डायजेपाम होगी, लोरेजापाम होगी, इस टाइप की जो ड्रग होती है वो क्या करते हैं। एंजाइटी मीन्स घबराहट। पेशेंट क्या होता है भाई, किसी का भी ऑपरेशन होने वाला तो वो घबराता है, घबराने की वजह से क्या क्या सिम्टम चेंज होंगे उसके,
टेकिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन भी हो सकती है उसको। तो इस तरीके की जो होती है, तो पहली प्री मेडिकेशन में क्या करते हैं, एंटी एंजाइटी की ड्रग दे दी जाती है। एंटी एंजाइटी क्लियर हो गया। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है प्रोड्यूस एंटीएमेटिक इफेक्ट। ऑप्शन बी है प्रोड्यूस एंटीएमेटिक इफेक्ट। एंटीएमेटिक टाइप की ड्रग देते हैं। एंटीएमेटिक टाइप की ड्रग में कौन कौन सी आती है आपकी? ओंडेनसेट्रोन आती है, जिसको एमसेट के नाम से आप जानते हैं। और कौन सी आती है? पेरिनोम आती है, जिसको आप मेटोक्लोप्रोमाइड के नाम से जानते हैं। क्या करती हैं? नोजिया वोमिटिंग। क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि पेशेंट इंड्यूशन के टाइम जब हम उसको इंक्यूबेट कर रहे होते हैं या इंडक्शन कर रहे होते हैं, उस समय वो एस्पिरेट ना करे, उल्टी ना आ जाए उसको, क्योंकि अगर एस्पिरेट कर गया तो कई चांसेस होते हैं कि उसकी लंग्स में ना पहुंच जाए, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता है, अनकॉन्शियस रहता है। कॉन्शियस जब होगा, धीरे धीरे होगा, समय लगेगा उसको, तो उस समय पहले हम इस टाइप की दवाइयाँ दे दी जाती हैं जो एनेस्थेटिक होती हैं, पहले ये दवाइयाँ दे देते हैं ताकि आगे अगर कुछ हो तो वो नहीं हो। मतलब एमेटिक इफेक्ट अगर आना है उसको, तो पहले उसको एंटीएमेटिक की दवाइयाँ दे दी जाती हैं। ऑप्शन बी क्लियर हुआ। ऑप्शन सी क्या है? प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एम्पेटी। प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एम्पेटी, तो इसमें वो एंटासिड कैटेगरी की दवाइयाँ दी जाएंगी, जिसमें रेनिटिडिन वगैरह आती है। सिंपल है, क्लियर हो गया। ये सब दवाइयाँ हम देते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दी जाती हैं, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन दवाइयों को देते हैं पहले ऑपरेशन से पहले, जब इंडक्शन का टाइम होता है उस समय। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों हमसे, अगला सवाल है पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इज। देखो सवाल थोड़े से आसान से भी हैं, थोड़े से टफ भी हैं, लेकिन इन सवालों को समझना, इनके चारों पहलुओं को समझना, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ। तो ऑप्शन 5 क्या है? पिन इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन इज। क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स पूछ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर का पिन इंडेक्स पूछ रहा है ये जो सवाल है। ऑप्शन ए की बात करूं 1,5, ऑप्शन बी की बात करूं 1,6, ऑप्शन सी की बात करूं 2,5, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं 3,5। देखो यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है ऑक्सीजन का, सिंपल है, ये सवाल यहाँ पे पूछ रहा है ऑक्सीजन का, लेकिन ये सवाल बदल के भी आ सकता है। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का पूछ सकता है, CO2 का पूछ सकता है, एयर का पूछ सकता है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है 2,5 इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन का 2,5 सिलेंडर का पिन इंडेक्स रहता है। लेकिन अगर हम और बाकी के ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए क्या है? 1,5 ये एयर का रहता है। इस चीज को याद रखना, इन सारे की पिन इंडेक्स को याद कर लेना, क्योंकि आपको सवाल बदल के भी आ सकता है। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस भी आ सकता है, तो आपको उस चीज के बारे में पता हो। 3,5 जो ऑप्शन दिए वो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। तो इस तरीके से इन पिन इंडेक्स को भी याद करते हुए चलना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, सवाल आ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इलेक्टिव LSCS पोस्टेड एट 9 AM। सवाल को समझना, थोड़ा सा इसकी भाषा बड़ी है, ज्यादा कुछ बोल रहा है सवाल, लेकिन बड़ा आसान सा है। इलेक्टिव LSCS पोस्टेड एट 9 AM, बोमेन वाज आस्क्ड टू बी NBM। NBM नथिंग बाय माउथ। NBM का मतलब होता है नथिंग बाय माउथ। ओवरनाइट, रात से ही। शी हैड 1 ग्लास ऑफ वाटर एट 5 AM इन द मॉर्निंग। सवाल को समझे आप? सवाल कितना प्यारा सा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा आसान सा है। हिंदी में बात कर लेते हैं। 9 बजे पोस्ट किए गए वैकल्पिक LSCS में महिला को रात भर से मुंह से कुछ भी नहीं लेने के लिए कहा गया था। रात 9 बजे के लिए प्लान किया गया उसका LSCS सर्जरी। LSCS क्या होती है? लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जो कि डिलीवरी के लिए किया जाता है। तो LSCS जो होता है उसके लिए पोस्टेड है पेशेंट, सुबह 9 बजे का उसका टाइम फिक्स है। लेकिन क्या हुआ है, मरीज को सुबह 5 बजे 1 गिलास पानी मिला है, उसने पी लिया है। अब सवाल पूछ रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन पहला है पोस्टपोन सर्जरी बाय ये 2 आवर्स, क्योंकि हमें तो NBM रखने के लिए बोला था, उसको पानी दे दिया, अब हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए पोस्टपोन सर्जरी बाय 2 आवर्स, क्या हम सर्जरी को पोस्टपोन करेंगे 2 घंटे के लिए? या फिर ऑप्शन बी है पोस्टपोन सर्जरी बाय 4 आवर्स, या फिर हम पोस्टपोन कर देंगे 4 घंटे के लिए सर्जरी को? या फिर ऑप्शन सी है कैन डू सर्जरी एट शेड्यूल्ड विद हाई रिस्क कंसेंट, विद हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ऐसा करके कंसेंट ले लेंगे उसको, हाई रिस्क है थोड़ा सा, एस्पिरेट कर सकता है, तो ये हाई रिस्क कंसेंट लेने के बाद क्या हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं? या फिर ऑप्शन डी है कैन डू सर्जरी एट शेड्यूल्ड टाइम विदाउट हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज बताता हुआ चलता हूँ। सवाल बड़ा प्यारा सा था और आसान भी है, लेकिन हमें NPO की गाइडलाइन पता होना चाहिए। अगर हमें NPO की गाइडलाइन पता है तो बड़ा आसान सा सवाल है, आप चुटकी में जवाब इसका दे देंगे। क्या रहता है उसका फॉर्मूला? 2-4-6-8। अब 2 घंटे में क्या आप प्लेन वाटर उसको दे सकते हैं। 2 घंटे पहले सर्जरी से किसी पेशेंट को 2 घंटे से पहले जैसे दवाई खिलानी है कोई, तो प्लेन वाटर मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर, जैसे इधर से उधर का दिखता हो, कुछ में उसमें नहीं हो, नारियल पानी नहीं हो, कुछ नहीं, सिर्फ प्लेन वाटर उसको दे सकते हो। 2 घंटे का गैप होना चाहिए लेकिन।
क्लियर है? ये एनपीओ की 2 घंटे वाली गाइडलाइन। 4 घंटे वाली क्या है कि मदर का दूध पिला सकते हैं वो बच्चों को, तो वो वाला जो मदर वाला मिल्क रहता है वो, और नारियल पानी वगैरह, और कुछ नहीं दे सकते हैं। 4 घंटे की ये फास्टिंग होनी चाहिए। 6 घंटे की क्या है, आप उसको सॉफ्ट डाइट वगैरह कुछ दे सकते हैं, जैसे कि दलिया है, खिचड़ी है, ये हल्की एनपीओ की गाइडलाइन है, आप इसको पढ़ लेना डिटेल में, आपको आसानी होगी समझने में। और 8 घंटे की क्या है, सॉलिड, मतलब आप हैवी खाना नहीं खा सकते। अगर 8 घंटे पहले खाया है तभी ऑपरेट करेंगे, 8 घंटे से कम समय है तो ऑपरेट नहीं करेंगे, तो वो हाई रिस्क में आ जाएगी। लेकिन इसने 5 बजे पिया था, सवाल को समझो। 5 बजे सुबह नॉर्मल पानी इसने पी लिया, 1 गिलास पानी, और उसके बाद 5 बजे पिया तो 9 बजे उसकी सर्जरी होनी थी, तो 4 घंटे का गैप हो गया। 4 घंटे का गैप नॉर्मल पानी में सेफ है। तो क्या ऑप्शन डी जो रहने वाला है, कैन डू सर्जरी एट शेड्यूल टाइम विदाउट हाई रिस्क एस्पिरेशन, हम बिना हाई रिस्क कंसेंट के, बिना हाई रिस्क एस्पिरेशन के उस सर्जरी को शेड्यूल टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि उसने 5 बजे पानी पिया था और अभी 9 बजे उसकी सर्जरी होनी है, तो 4 घंटे का गैप हो गया है। नॉर्मल पानी का 2 घंटे का रहता है एनपीओ, तो ये आप याद रख लेना, एनपीओ की गाइडलाइन पे पढ़ लेना। सिंपल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ऑल आर एब्जॉर्बेबल सूचर्स एक्सेप्ट, ऑल आर ऑब्जॉर्बेबल सूचर एक्सेप्ट, ये सभी ऑब्जर्वेबल सूचर हैं सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि एक्सेप्ट पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए की बात करें कैटगेट प्लेन, या फिर ऑप्शन बी की बात करें सिल्क, या फिर ऑप्शन सी की बात करें पॉलीगिलेक्टिन जिसको बिक्रिल भी बोला जाता है, और ऑप्शन डी की बात करें पॉलीडाइजेनोन जिसको पीडीएस के नाम से भी आप समझते हैं। सूचर्स का सवाल भी मैं एक डाल के लाया था इस वीडियो में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सूचर्स पे कई बार ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए सूचर से रिलेटेड रहेगा तो आपके जो दिमाग के पलड़े हैं वो ओपन हो जाएंगे, अरे सूचर्स भी पढ़ लें, कहीं वो तो नहीं छूट रहे हैं हमसे। क्योंकि मैंने सूचर्स के ऊपर भी एक थ्योरिकल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको, थ्योरिकल कंबाइंड प्रैक्टिकल है वो, सूचर्स भी दिखाएं, उनकी डेफिनेशन भी बताइए, उनकी ड्यूरेशन भी बताइए कि कौन सा सूचर कितने समय तक रहता है, ये कैसे डिवाइडेड है, ऑब्जर्वेबल नॉन ऑब्जर्वेबल, अब ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट, इस तरीके से मैंने पूरी डिटेल वीडियो, आप देख सकते हैं, उसको भी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों बाकी के तो इसमें सभी ऑब्जर्वेबल हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है सिल्क, वो आपका नॉन ऑब्जर्वेबल है। तो सिल्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिल्क। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बड़ा प्यारा सा, बड़ा आसान सा है। आर्टरीज एंड वेन्स आर, धमनियां और सिराएं हैं। आर्टरीज एंड वेन्स आर, हिंदी में बात करें तो धमनियां और सिराएं हैं, क्या है वो? ऑप्शन ए की बात करें मसल्स हैं क्या, ऑप्शन बी की बात करें ग्लैंड है क्या, ऑप्शन सी की बात करें ब्लड वेसल्स है क्या, या फिर ऑप्शन डी की बात करें चैम्बर है क्या। दोस्तों इसमें बड़ा आसान सा, ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं करेंगे आपको, तो ऑप्शन सी ब्लड वेसल्स इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, कह रहा है दोस्तों, ए टॉक्सिक इफेक्ट डिफर फ्रॉम ए साइड इफेक्ट इन दैट। सवाल बड़ा सा, क्योंकि डीएसएसपी में पूछा गया था, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को वहां से निकाल कर मैंने यहाँ पर फिट किया है। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल सवाल है। हिंदी में बात करें, इसमें विषैला प्रभाव दुष्प्रभाव से भिन्न होता है। अब इनके ऑप्शंस को समझने से पहले ना, ये जो टॉक्सिक इफेक्ट है और साइड इफेक्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो इफेक्ट होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, जो दवाई के लिए, दवाई के बाद हो सकते हैं किसी को भी। अगर आपको ये पता होगा तो आप ऑप्शन पढ़ते पढ़ते में आंसर दे जाएंगे। इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं जितना मैंने पढ़ा हुआ है। एक होता है आपका साइड इफेक्ट, और एक होता है एडवर्स इफेक्ट, और तीसरा होता है आपका टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू साइड इफेक्ट। तो अभी हम सब इन तीनों को समझते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, फॉर दैट एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ। देखो स्लिप मत करना वीडियो को, और जल्दी से भागने की कोशिश भी मत करना कि आप आंसर देख लोगे तो आपका सवाल समझ आ जाएगा। इनके बारे में भी समझना है। आंसर तो आप किताब में भी लिखे हुए हैं ना, उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि ऐसा है तो है क्यों। तो अभी हम बात कर रहे थे तीनों, टॉक्सिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट। अब फॉर दैट एग्जाम्पल एक मेडिसिन है सिट्राजिन, किसी पेशेंट को दी। अब सिट्राजिन देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट पता होता है, 90% पेशेंट को भी पता होता है, 100% डॉक्टर को भी पता है। डॉक्टर पहले ही गाइड कर देते हैं कि देखो सिट्राजिन ले रहे हो तो रात में लेना, थोड़ी सी नींद आ सकती है, सेडेटिव में आ जाती है, सेडेशन करती है थोड़ा सा। तो क्या हुआ, वो नॉलेजेबल है, पता है पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी कि उसका वो साइड इफेक्ट कहलाता है कि वो सेडेटिव कर सकती है, ये उसका कॉमन है, तो इससे घबराना नहीं होता। लोग ज़्यादा साइड इफेक्ट पर घबराते हैं, तो साइड इफेक्ट पे ज़्यादा घबराना नहीं होता। ये होगा साइड इफेक्ट, क्योंकि साइड इफेक्ट क्या है कि हर दवाई का पता है कि ये साइड इफेक्ट करेगी। लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, जो सेकंड नंबर का मैंने बोला था, एडवर्स इफेक्ट होता है कि अगर किसी दवाई ने, ये तो सिट्राजिन थी कि जिसने अब
सिडेशन करेगी, नींद दिलाएगी, सोने के लिए मन करेगा पेशेंट का इसको लेने के बाद। लेकिन ये नॉर्मल साइड इफेक्ट हुआ। एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, अगर ये वहीं डायरिया कर दे, वॉमिटिंग आ जाए पेशेंट को, ये क्या हो, अनप्लान्ड हुआ। वो तो प्लान्ड था कि वो सिडेशन करेगी, वो साइड इफेक्ट कहलाया, लेकिन अनप्लान्ड क्या हो गया, पेशेंट को वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, इस तरीके वो प्लान में नहीं था, तो वो क्या होगा, वो होगा एडवर्स इफेक्ट। वो ज़्यादा सीवियर है अकॉर्डिंग द साइड इफेक्ट के। समझ में आ गई, उसकी दवाइयाँ चलेंगी, डॉक्टर के पास जाना, तुरंत ठीक हो जाएंगे, जो भी मेडिकेशन चलेंगे। समझ आ गई, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट समझ आया। और तीसरा आता है आपका टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, जो कि बहुत लंबे समय तक किसी दवाई को दिया गया है, उसने क्या करा है बॉडी में, या फिर हैवी डोज ज़्यादा खा ली है, ज़्यादा हैवी डोज चल रही है उसकी, उसने बॉडी के कुछ ऑर्गन्स खराब कर दिए, तो वो टॉक्सिक मतलब जहरीला, विषैला एक तरीके का। टॉक्सिक मीन्स विषैला। तो जो लॉन्ग टर्म दवाइयाँ चलती हैं, या फिर कोई हैवी डोज में, ज़्यादा डोज में, ज़्यादा क्वांटिटी में लगातार लगातार पेशेंट को दिए जा रहे हैं, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं आगे चल के वो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें समझ आए। अब इनके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, आप आंसर आसानी से देख पाएंगे। ऑप्शन ए, इट इज नॉट ए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। यह दवा का औषधीय प्रभाव नहीं है। टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में पूछ रहा था कि इट इज ए नॉट ए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यह दवा का औषधीय प्रभाव नहीं है, ये भी नहीं है इसका। ऑप्शन बी क्या है, इट इज ए मोर इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दैट अकर एट ए हाई डोज और आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन। हिंदी में बात करूं, यह एक अधिक तीव्र औषधीय प्रभाव है जो उच्च खुराक पर या लंबे समय तक दवा के बाद होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सिंपल। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इट मस्ट इन्वॉल्व ड्रग इंड्यूस्ड सेलुलर इंजरी। इसमें दवा से प्रेरित सेलुलर चोट शामिल होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है, इट इन्वॉल्व होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें मेजबान रक्षा तंत्र शामिल है। आपने ऑप्शन पढ़े, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शन है, तो आपने आंसर दे भी दिया होगा मेरे ऑप्शन पढ़ने से पहले। तो क्या रहने वाला है इसका दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें और मुझे बताएंगे क्या है। मैं इसको बता देता हूँ, फिर भी मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपना कहीं ना कहीं एक दो ओपिनियन में कमेंट भी बताएं कि आप सही कर रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हम एक परिवार हैं, आप और हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपको किस टाइप के और क्वेश्चंस लेके आ सकता हूँ मैं, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और हम बेहतर करेंगे, और भी टाइप के MCQ लेके आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से मेरे कलीग्स दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उनको नॉलेजेबल रहेंगे, उनके हेल्पफुल रहेंगे ये सवाल। तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं, इतने में आपने कमेंट करके दे भी दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इट इज ए मोर इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दैट अकर एट ए हाई डोज और आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन। हिंदी में बात की जाए, यह एक अधिक तीव्र औषधीय प्रभाव है जो उच्च खुराक पर या लंबे समय तक दवा के बाद होता है। जो मैंने पहले बताया था कि कुछ लंबे समय तक दवाइयाँ चल रही हैं, क्रोनिक बीमारी है, कोई लंबे समय तक दवाइयाँ दी जा रही है, हैवी डोज में दी जा रही है, तो उस समय बॉडी का कोई भी ऑर्गन को खराब कर सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट उनका होना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका। चलते हैं अगला सवाल और आखिरी सवाल। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट गिव्स द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज। बड़ा प्यारा सा और बड़ा आसान सा सवाल है, हिंदी में बात कर लेते हैं। औषधि प्रशासन का वह मार्ग जो औषधीय प्रभाव की सबसे तीव्र शुरुआत देता है। फास्टेस्ट रूट पूछ रहा है, सिंपल सी बात ये है। ऑप्शन क्या है, ए है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, या फिर ऑप्शन बी है इंट्रावेनस इंजेक्शन, या फिर ऑप्शन सी है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, या फिर ऑप्शन डी है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो देखो, फास्टेस्ट रूट जहाँ भी आएगा इंजेक्शन के बारे में, IV के बारे में बात की जाए, तो वो रहता है दोस्तों इंट्रावेनस रूट, जो हम IV के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट दिया, सीधा वेन में गया और अपना काम करना शुरू कर दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो MCQ से रिलेटेड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।